नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपू। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत खूबसूरत और गोरी सी जवान औरत थी। वह मुझसे बस 4-5 साल ही बड़ी थी। माँ बाप के मौत के बाद ही मेरी मौसी मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ इतना प्यार क्यों करती है। ये राज तब खुला जब एक रात मौसा घर पर नहीं थे। मौसी मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई। कहने लगे कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है और मुझे एक ही बिस्तर में मौसी के साथ सोना। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त हुआ, तब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज डाल रहा है। आंख खुली तो देखा मौसी मेरे मुंह में। दोस्तों, आपको बता दें, मेरे माँ बाप के मौत के बाद मौसी मुझे अपने घर ले आई। मौसी ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 4 साल ही बड़ी थी। मौसी ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था, उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो काली मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं हर वक्त में अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी मौसी मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी मौसी मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं देखने में बहुत स्मार्ट था और मैं रेडी होकर उस दिन दोस्तों से मिलने भी गया था। तो मौसी को मैं बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इसलिए मुझे गले लगाया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसने मेरी कमर को मालिश करने को कहा, क्योंकि मैं मौसी से बोला था, मेरे कमर में दर्द है मौसी जी। तो मौसी शुरू किया मालिश करना। तो मैं महसूस कर रहा था कि आज शायद मौसी ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। मौसी शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त मौसा घर पर नहीं थे। वह अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज का रूटीन हो गया था। मौसा जी के जाते ही मौसी मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी मौसी के रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफी बदलाव कर लिया था। वह ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी मौसी थोड़ी भरी भरी कदकाठी की महिला थी और उन पर यह मोटापा काफी आकर्षक लगता था। लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा साफ नजर आता था। उस रात मामा ने फोन किया कि वह आज रात घर नहीं आएंगे, क्योंकि वह हमारे शहर से 500 किलोमीटर दूर दूसरे शहर गए हुए थे। मौसी बहुत खुश दिखाई दे रही थी और उन्होंने कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, क्योंकि तुम्हारे मामा आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मौसी मुझसे क्या चाहती हैं। मैं भी नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब मौसी ने अपनी बातों और इशारों से मुझे समझाने की कोशिश की। मेरे माँ बाप की मौत कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी। उस वक्त घर पर बस मेरी मौसी और मामा ही थे, या फिर मैं। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 17 साल थी और मौसी मुझसे बस 5 साल ही बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी और मामा की शादी होते ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी। मेरी कोई फूफू नहीं थी, बस मेरे पिता और मामा ही 2 भाई थे। माँ बाप के जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था। सारे रिश्तेदार भी तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझे कभी नहीं पूछा था। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं अभी मैट्रिक क्लास पास ही हुआ था। मौसी ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम संजो सकें। बस खाली 4 दीवारों का एक घर रह गया है। दीपू की मौसी की आंखों में दर्द और चिंता की लहरें साफ नजर आ रही थीं, लेकिन वह मजबूरी के सामने बेजुबान सी खड़ी थी। वह दीपू को बाहों में भरकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, तू मेरे भाई का आखिरी निशान है दीपू, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। उनकी आवाज में जो स्नेह और समर्पण था, उसे सुनकर दीपू का दिल थोड़ी राहत महसूस करने लगा। लेकिन तभी मौसा जी भड़क उठे। गुस्से में बोले, तुम इसे हमारे साथ नहीं ले जा सकती, इसे इसकी नानी के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं लिया है। उनके शब्दों की कठोरता ने दीपू को भीतर से हिला दिया। उनकी बातें सुनकर मौसी का चेहरा सख्त हो गया, पर उनकी आवाज में आज भी प्यार की गर्माहट थी। उन्होंने धीरे से मौसा जी से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये आपके अपने भांजे हैं, हम इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मौसा जी का चेहरा और सख्त हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, वह बोले, लेकिन मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता।
इसके ननिहाल का हक बनता है इसे पालने का। ये सुनकर दीपू की आंखों में आंसू छलक आए। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी का फैसला कोई और कर रहा हो। मौसी ने आखिरी कोशिश करते हुए मौसा जी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए ये जुल्म मत कीजिए। ये पहले ही बहुत दर्द से गुजर रहा है। मैं वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। मौसा जी गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम नहीं समझती, मेरा कारोबार मुश्किल से चल रहा है। मैं और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मौसी ने फिर समझाया, हम ये घर किराए पर दे देंगे, दुकान भी किराए पर चढ़ा देंगे। जो किराया आएगा उससे इसका खर्चा निकल जाएगा। आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। कुछ सालों की ही तो बात है, फिर ये खुद ही सब संभाल लेगा। मौसी की बात सुनकर मौसा जी खामोश हो गए, पर उनके चेहरे पर असंतोष के भाव वैसे ही जमे रहे। आखिरकार दीपू मौसी के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरों का था, जिसमें से एक छोटा सा कमरा मौसी ने दीपू को दे दिया। वह कमरा इतना छोटा था कि उसमें बस एक सिंगल बेड और एक अलमारी रखी हुई थी। मौसा जी ने घर और दुकान दोनों किराए पर दे दिए थे और स्कूल में भी दीपू का दाखिला करवा दिया था। हालांकि दीपू का मन कहीं भी नहीं लगता था। वह हमेशा चुपचाप रहने लगा था। न तो पढ़ाई में उसका मन लगता था और न ही किसी और चीज में। हर वक्त वह अपने माता पिता को याद करता रहता। एक दिन मौसी दीपू के कमरे में आई और उसे रोते हुए देख अपना दिल भर आया। वह दीपू को अपने पास खींचकर उसे तसल्ली देने लगी। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम्हारा गम भी हल्का हो जाएगा। ये कहते हुए मौसी ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा। दीपू को अपनी पूरी तन मन में एक अजीब सी सनसनी का एहसास हुआ। वह घबरा गया। मौसी ने उसे अपने गले से लगाए रखा था और उसकी कमर पर उसकी उंगलियां महसूस हो रही थीं। दीपू की धड़कनें अजीब तरह से तेज हो गईं। चिंता और असहजता से दीपू ने फौरन पीछे हटते हुए मौसी से कुछ दूरी बना ली। उसके पीछे हटते ही मौसी का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ सा हो गया। फिर मौसी ने उसकी दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके जले हुए बाजू को देखा। ये कितना गहरा है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ, उसने कहा। लेकिन दीपू को मौसी का अंदाज कुछ अजीब सा लगा। नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। दीपू ने अपना हाथ मौसी के हाथ से छुड़ा लिया। इसके बाद यह सिलसिला जैसे धीरे धीरे बढ़ता ही गया। हर सुबह मौसी घर के सारे काम निपटाकर दीपू के पास बैठ जाती। वह उसे तसल्ली देने के बहाने कभी उसका कंधा सहलाती, कभी उसकी कमर पर हाथ फेरने लगती। दीपू ने कई बार उनका हाथ पीछे कर दिया, लेकिन फिर भी मौसी उसे कोई न कोई सहारा देने की कोशिश करती रही। एक दिन दीपू ने गुस्से से कहा, मौसी मैं ठीक हूँ। ये परिवर्तन उस समय की असहजता को और भी गहरा करता था, जब दीपू के भीतर कुछ और भावनाएं पनप रही थीं, जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जो कुछ भी हो चुका था, मैं अब उसे भूल चुका था। मैं अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। मैंने कहा, प्लीज आप कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरी सख्त बात सुनकर मौसी तुरंत कमरे से बाहर चली गईं। जाते जाते वह कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बना दूंगी, तुम्हें पसंद है ना? तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने सिर हिला दिया और कहा, नहीं, आप चाचा जी की हैसियत को देखते हुए ही खाना बनाएं। जो बने मैं खा लूंगा। मुझे अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और किसी से फरमाइश करना केवल माँ बाप से ही संभव था। आप लोगों का एहसान तो बस इतना ही था कि आपने मुझे अपने घर में जगह दी। मौसी मेरी बातों को सुनकर चुप हो गईं, फिर धीरे से कहने लगी, तुम मेरे सबसे करीब हो और जब तक तुम होश में हो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ। फिर वह कमरे से बाहर चली गईं। रात को जब मौसा जी घर आए और बिरयानी को देखा तो उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी हालत से समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो। क्या जरूरत है इस सब बनाने की? मौसी की बातों ने जैसे मेरी भूख को एक पल में ही मार डाला था। मैं मजबूरी में उस घर में रह रहा था, क्योंकि मौसा के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना मेरे लिए आसान नहीं था। मौसा का रवैया मेरे साथ बहुत कठोर था। मेरे दिल में यह इच्छा नहीं थी कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। लेकिन जब मौसी ने देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली और उसे वापस रख दिया, तो वह उदास होकर बोली, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ और सुनो,
ये बिरयानी मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मौसा के पैसों से नहीं बनाई। ये पैसे दीपू के घर और दुकान से आए किराए से बनाई है। ये सुनकर मौसी की बातें मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गईं। उनके जतन और प्यार ने मेरी दुनिया को और भी उलझा दिया था, क्योंकि मैं खुद को उनके बीच बेतहाशा अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उनका साथ देने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मौसा जी फिर भड़क उठे। अब तुम इस तरह का हिसाब रखोगी तो ठीक है, तो ये भांजे के पैसे से बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं? ये कहकर वह अचानक खड़े हो गए। मौसी बोली, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? मैंने कब कहा है कि आप खाना नहीं खा सकते? मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, बस। लेकिन मौसा जी वहीं नहीं रुके, वह अपने कमरे में चले गए। मुझे भी अब खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी और मैं उठने लगा। मौसी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, इनका तो रोज का ही तमाशा है, तुम बैठो, तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। ये कहकर मौसी ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। दिल में न चाहते हुए भी मैंने वह खा लिया। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो मौसी बोली, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू किया। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी वह यह थी कि वह एक निवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा खुद अपने मुंह में। मुस्कुराते हुए वह मुझे नजरों से देखती और मुझे उनके इस रवैये से बहुत अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वह मेरी मौसी थी, फिर भी मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि मैं उन पर ध्यान दे रहा था। एक बार वह कहने लगी, तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप का नक्शा हो। फिर वह यही भी कहने लगी, तुम्हारी शक्ल अपने बाप से बहुत मिलती है। तुम्हारी उम्र 16 साल की बजाय 28 साल की लगती है। मेरे खानदान में सबसे ज्यादा कद, काठी और खूबसूरती मुझ में ही थी। मेरी मौसी देखने में बहुत खूबसूरत थी, जबकि मौसा जी आम सी शक्ल सूरत के थे। मौसा जी बहुत तेज तर्रार थे और मौसी की कोई संतान भी नहीं थी। मौसा जी की शादी को सालों हो चुके थे। जिस कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो वह जवान लड़का है और तुम बिना किसी झिझक के उसके कमरे में जाती हो और वह सब करती हो जो आज तक तुमने मेरे लिए नहीं किया। ये कहकर मौसा जी ने एक राज खोला, जिससे मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए। कुछ देर तक मैं गहरे सोच में डूब गया। वह एक अजीब हकीकत थी जिसे मैंने सुनी थी। फिर मुझे लगा कि शायद मौसा जी झूठ बोल रहे हैं और जो वह सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वह गुस्से में यह सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन मैं क्लास में बेतहाशा गाफिल होकर पढ़ाई करता रहा। घर लौटकर मैंने इस बात पर गहरी सोच विचार की और फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरी जिंदगी को ही हिला दिया। रात को रोज की तरह मौसी मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, यह खाकर सो जाओ, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज वह बादाम खाकर दूध पी लेता और फिर गहरी नींद में सो जाता। लेकिन सुबह उठने पर तरोताजा होने के बजाय मुझे और भी अधिक बोझ महसूस होता। जब मैंने दूध पीने से मना किया तो मौसी ने मुझे डांटा और कहा, ये मत समझो कि तुम्हारे मौसा जी के पैसे से मंगवाया है। ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से लाया गया है, ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो, मौसी ने कहा। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दूध का गिलास मेरे मुंह के पास कर दिया और बोली, चलो शाबाश, पियो। पता नहीं क्यों मौसी हमेशा मेरे करीब होने की कोशिश करती रहती थी। मजबूरी में मुझे वह दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जगाकर पढूं। मौसी कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं सोना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरी आंखें जैसे मेरे काबू में ही नहीं थीं। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो गया। फिर रात के किसी पहर मेरी आंखें खुलीं। मुझे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, लेकिन मैं उसे शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। गहरी नींद में होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज आ रही है, दबी दबी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की। मैं समझ नहीं पाया। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थीं और मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया था।
सुबह जब मैं उठा तो मेरा शरीर भारी महसूस हो रहा था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब नहीं थी। दूसरी बात जो मुझे हैरान कर गई वह यह थी कि बेड की एक तरफ उलझी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में समेटा हो। मेरा सिर अभी भी नींद से भारी था, लेकिन यह दृश्य मुझे पूरी तरह से जगा चुका था। मैंने वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से चेहरा धोया और वापस कमरे में आया तो देखा बेड के किनारे पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था। ये देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। यह एक लड़की का टॉप्स था, लेकिन मेरे कमरे में ये कैसे आया? मैंने टॉप्स को उठाया और उलझन में डूबा हुआ उसे देखता रहा। तभी दरवाजा खुला और मौसी तेज कदमों से कमरे में आ गई। मैंने तुरंत टॉप्स को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। जी मौसी, कहिए, मैंने सहजता से पूछा, जबकि मेरे भीतर हलचल मची थी। मौसी थोड़ी परेशान दिख रही थी। उनके गीले बालों से लग रहा था कि वह अभी नहाकर आई हैं। वह बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा, मैंने कहा। लेकिन मौसी जिद पर अड़ी रही। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे, मैं कर देती हूँ। उनकी इस चिंता पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने धीमे से कहा, मौसी, रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। किताबें इधर उधर बिखरी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। वह ठंडी आवाज में बोली, हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। तुम गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी। मैंने और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल दौड़ने लगे। मैं सोच रहा था कि मौसी के कान की तरफ क्यों देख रहा हूँ, और तभी मेरी नजर उनके कानों पर गई। एक कान में टॉप्स था, जबकि दूसरे कान में नहीं। मैंने साहस जुटाकर पूछा, मौसी, आपका टॉप्स कहाँ है? मौसी ने तुरंत अपने कान को छुआ और थोड़ी घबराहट में बोली, पता नहीं, शायद कहीं गिर गया होगा। घर में कोई काम वाली भी तो नहीं आती, तो चोरी का तो सवाल ही नहीं। मैंने अपनी हथेली उनकी ओर बढ़ाई, जिसमें उनका टॉप्स रखा हुआ था। वह चुप हो गई। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी हथेली से टॉप्स लिया। इस पल में एक अजीब सी खामोशी थी जो हमारे बीच फैल गई थी। मौसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ये भी नहीं कि टॉप्स मेरे पास कहां से आया या मैंने उसे कहां पाया। वह चुपचाप टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गई। मैं खड़ा रहा और मेरा मन उलझन में डूबा हुआ था। यह सब क्या था? इस घटना के बाद मैंने मौसी से और भी ज्यादा दूरी बनानी शुरू कर दी। उनके साथ हर मुलाकात अब अजीब महसूस होती थी। कुछ ही हफ्ते बीते होंगे कि मौसी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें जो भी खाती पीती वह हजम नहीं हो रहा था। पूरे दिन वह बिस्तर पर पड़ी रहती और मौसा भी इस वजह से परेशान रहने लगे थे। मौसा अक्सर कहते, तुम्हें पता है ना, जब तुम बीमार होती हो तो मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मौसी हर बार मना कर देती, कहती, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर के टोटकों से ही ठीक हो जाऊंगी। 3 दिन बीत गए, लेकिन उनकी हालत और खराब होती गई। मैंने भी कहा, मौसी, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। लेकिन वह अड़ गईं कि उन्हें कहीं नहीं जाना। जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो मौसा ने उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जब वह डॉक्टर के पास से लौटे तो मौसा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह चुप नहीं रह सके और सहन में ही मौसी पर बरसने लगे। मौसी, मुझे सच बता, तूने यह गुनाह कब किया? तू कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मौसा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था और वे लगातार मौसी से सवाल कर रहे थे। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? जब तुम इतनी बीमार हो तो डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाया? मुझे तो लगा था कि तुम अपना ख्याल रखोगी। मौसा की आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही चिंता भी छिपी हुई थी। मौसी चुप थी। उनकी आंखों में एक हल्की सी उलझन थी। वह शायद चाहती थी कि मौसा को कुछ समझा पाती, लेकिन उन्हें खुद भी सही नहीं लग रहा था कि उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहिए था। मौसा का गुस्सा जैसे और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मौसी, अगर तुम इस तरह खुद को खा जाती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमें साथ मिलकर इसका हल निकालना होगा। मौसी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बस
तुम थोड़ी मदद करो। तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन इस बार मुझे खुद ही इसे सुलझाना होगा। मौसा ने गहरी नजर से मौसी को देखा, फिर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वह चाहते थे कि वह ठीक हो जाए, लेकिन वह भी नहीं जानते थे कि इसका इलाज क्या है। पूरे घर में एक गहरी खामोशी छा गई थी, जैसे किसी चीज को समझने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन कुछ साफ नहीं हो रहा हो कि मौसा इतना गुस्से में क्यों थे। मौसी जो पहले ही अपनी बीमारी से कमजोर हो चुकी थी, अब और भी बेजान सी दिखने लगी। मैंने कहा, मौसा, आपको नजर नहीं आ रहा कि मौसी की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे डांट रहे हैं। मेरी बात सुनते ही मौसा ने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मेरा सिर झंझना गया। फिर वह चीखते हुए बोले, सारे फसाद की जड़ तू है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी मौसी के साथ ऐसा करने में? ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मैंने घबरा कर कहा, आप क्या कह रहे हैं? मौसा ने तमतमा हुए कहा, ये पंगे हैं, तू अपनी मौसी के साथ। उनके शब्द सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने चुपचाप एक कदम पीछे लिया। मेरे कानों में गूंज रही थी वह आवाज जो सब कुछ तहस नहस कर चुकी थी। यही आपकी बीवी है मौसा, मैंने कांपते हुए कहा। अगर वह उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। सालों से आप दोनों बेऔलाद थे और अब अगर भगवान ने आपको इस नेमत से नवाजा है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। मगर आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, और वह भी मुझ पर। होश में हैं आप? मैंने कहा, ये मेरी मौसी है, मैं ऐसा कोई गुनाह कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने हमेशा मेरे लिए माँ का दर्जा रखा है। मेरी बात सुनते ही मौसा का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए कहा, मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और यह औरत सिर्फ तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी माँ नहीं। मेरे सामने मासूम मत बनो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। इस औरत को अब मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया हो। मौसा ने जो शब्द बोले, उनकी गूंज मेरे कानों में रह गई थी। ये वही शब्द थे जो मैंने बचपन में सुने थे, जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। तब भी मौसा ने मौसी पर यही इल्जाम लगाया था, लेकिन तब मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचकर कि वह गुस्से में कह रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं अभी उन पुरानी बातों से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि मौसा ने अचानक से मौसी को तलाक देने का ऐलान कर दिया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, निकलो यहाँ से। मौसा ने मुझे और मौसी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मौसी रोए जा रही थी और मैं पूरी तरह से स्तब्ध था। वह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं या कोई सवाल करूं, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला किया। मैंने अपने घर के किराएदारों को 2 दिन का वक्त दिया कि वह घर खाली कर दे। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो मैं मौसी के साथ कमरे में बैठा और समझ नहीं पा रहा था कि बात कहां से शुरू करूं। लंबे समय तक खामोशी छाई रही। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आपने यह सब क्यों किया? शायद आप मुझे नशे का दूध पिलाकर गुनाह करती थी। मैं मानता हूँ कि आप मेरी माँ नहीं हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको उसी दर्जे पर रखा था। मौसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वह मुझे बस अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। किराएदार जा चुके थे और अब इस खाली घर में सिर्फ मैं और मौसी रह गए थे। मैंने मौसी से कहा, इस गुनाह को अपने वजूद से मिटा दो, क्योंकि मैं अब किसी भी रिश्ते को नहीं जानता और ना ही मानता हूँ। उस वक्त मौसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। 9 महीने यूं ही बीत गए और मैं खुद को इन उलझनों से निकालने की कोशिश करता रहा। फिर जब उनके घर बेटी पैदा हुई तो उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजे ने साबित किया कि बच्ची मौसा की ही थी। उसी दिन मौसी ने मुझसे सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा, मेरा पति बांझ था, लेकिन उसका इलाज संभव था। बावजूद इसके वह इलाज नहीं करवा रहा था। फिर मैंने चोरी छिपे उसे हकीम की दवा देनी शुरू की, जो उसे बेकाबू कर देती थी, और इसीलिए मैं तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर ना निकलो। ये बच्चा मेरे पति का ही है। वह बोली। अगर मैंने पहले उसे यकीन दिलाने की कोशिश की होती तो वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। इसीलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था
कि बच्ची उसकी है और उसे डीएनए टेस्ट करवा लेने को कहा। अगर यह उसका बच्चा नहीं होता तो वह मुझे तलाक दे देता, और अगर यह उसकी औलाद निकली तो वह मुझे अपना लेगा। मौसी की बातों ने मुझे उस दिन की याद दिला दी जब मौसा ने गुस्से में कहा था कि वह तभी तलाक देंगे अगर औलाद उनकी न हो। अब जब साबित हो चुका था कि बच्ची उनकी ही है, तलाक का सवाल ही नहीं उठता था। मौसा वापस मौसी को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ, अपने पापा की दुकान भी संभाल लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी और परेशानी में पड़े। मौसी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है। उस दिन जो टॉप्स गिरा था वह शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा। अब सब गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। उनकी बातों में सच्चाई और गहरी भावनाओं का मिश्रण था, लेकिन मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर में ही रहूंगा। मौसी की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद यही सही था। जो भी हो, अब मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। इसके बाद मैंने मौसी से और कुछ नहीं पूछा। सब कुछ जैसे अपने आप में सुलझ गया था, लेकिन मन में उथल-पुथल मची हुई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मौसा और मौसी के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे जो मुझे बार-बार परेशान करते थे। क्या मौसी सच में मुझे अपना बेटा मानती थी? क्या मौसा और मौसी का रिश्ता अब वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? मौसी ने अब खुद को संभाल लिया था और मौसा भी उन्हें वापस घर ले आए थे। घर में थोड़ी सी शांति वापस आई, लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मैंने खुद को उनके रिश्ते से पूरी तरह से अलग कर लिया था, लेकिन फिर भी उनके बीच की खामोशी ने मुझे परेशान कर दिया। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो अचानक मौसा मेरे पास आए। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक नजदीकी दर्द था। उन्होंने मुझे घेरते हुए कहा, तू जानता है बेटा, तुम्हारी मौसी ने सब कुछ किया था मेरी खुशी के लिए। वह सच में मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हम दोनों अलग रास्तों पर चलने लगे हैं। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मौसा, मैं समझता हूँ, हर रिश्ता कभी न कभी अपनी दुविधाओं से गुजरता है, लेकिन यह जो सब कुछ हुआ वह बहुत बुरा था। ये सब सिर्फ हमारी गलतफहमियों की वजह से था। मौसा ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच तो ये है कि मैं भी अपने अंदर की सच्चाई को समझ नहीं पाया था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि कोई मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जो कुछ हो रहा था वह तो मेरे ही अज्ञान की वजह से था। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उनका गुस्सा और नाराजगी अब ठंडा हो चुका था। शायद उन्होंने भी अब समझ लिया था कि जिन रिश्तों को वह तोड़ना चाहते थे वे रिश्ते कभी पूरी तरह से नहीं टूट सकते थे। मैंने मौसा से कहा, मौसा, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने गुस्से और घृणा को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। मौसा ने सिर झुकाया और फिर उठते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, अब मैं और तुम्हारी मौसी फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। मेरे मन में एक हल्का सा सुकून आया। अब मुझे लग रहा था कि रिश्ते फिर से बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें समय और समझ की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद मौसा और मौसी के रिश्ते में सुधार आया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने पुराने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। मैंने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि वे अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकें। मैं जानता था कि अब मुझे खुद की जिंदगी जीने का वक्त आ चुका था। कहानी का यह हिस्सा शायद कुछ अधूरा सा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि यही सही था। मैं अब समझ चुका था कि कभी-कभी हमें अपने रिश्तों को छोड़कर खुद की राह पर चलना पड़ता है।